गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप आप सभी का लॉयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों के साथ। और शुरुआत है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लगातार एग्जाम में छाया रहा था क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। ये जब दूसरा तीसरा अलग अलग पेपर में यहाँ पे देखता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत बार मिला है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको फिर से हमने लिया है और ये बहुत आसान हो गया क्योंकि बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके साथ मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट डेट बताई थी और वो तीनों इंपॉर्टेंट डेट 1946 की थी। एक था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी, भी प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बताया था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी डेट थी ठीक 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946। तीनों डेट सर इंपॉर्टेंट कैसे है, तो गुरुजी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, कब किया था ये, तो 13 दिसंबर को किया था। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी कह सकते हो, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष जो है वो चुना गया था भाई, अस्थायी आप लोग कहेंगे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया या निर्वाचित हुए चुने गए। ठीक है, इसलिए तीनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर प्रथम बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव। चलो बढ़े आगे, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, वर्ष 2002 में जोड़ा गया था भाई, और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था। अब देखो इसके ऑप्शन, पहला है भारत की अखंडता की रक्षा करना, माता पिता का यह कर्तव्य कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा प्रदान करें, वैज्ञानिक सभा और पूछताछ की भावना विकसित करना, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये 4 ऑप्शन है भाई। और क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्या बताएं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, और कौन सा 11वां जोड़ा गया और कब, वर्ष 2002 में। बताओ कौन सा था, क्या सही आंसर होगा। सबसे पहले तो जान लो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी, तो ये यहाँ पे हो गया 11वां। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कहाँ से, किस देश के, एक बोरोविंग फीचर है ना, हम इसको पढ़ते हैं, तो ये एक रूस के संविधान से लिए गए थे। किस देश के संविधान से, रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ भाग कौन सा, संविधान में कितने भाग है भारत में, 22, उनमें से कौन सा भाग पढ़ते हैं, तो आप भाग 4 क पढ़ते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 51 क। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, 51 क। अच्छा, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, तो क्या है दोस्तों आंसर, क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। क्या आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ऐसा हुआ था भाई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था भाई। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, रूस से लिए गए हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 11वां बेहद इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित, ऑप्शन बी अपना सही आंसर। अच्छा, इसके तहत भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, इसको जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86th संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 2002 में। क्या किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, ये बताओ मुझे। अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जब आप पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और आप लोगों को जरूर ध्यान होगा क्योंकि पेपर में बहुत पूछा गया है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 और अनुच्छेद कौन सा,
21, अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 21 क में, 21 क में। तो ये क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाई। इतने सारे इसके पॉइंट ना कभी कोई सा एग्जाम में पूछा गया है। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। 2002 86वां संविधान संशोधन 21 के अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में ऐड हुए और ये रूस के संविधान से लिए गए। इनसे संबंधित भाग 4 क आता है और अनुच्छेद 51 क में हम लोग इनको पढ़ते हैं, है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे, 51 क में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद पूछा, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प उपलब्ध होता है। नोटा विकल्प किस चुनाव में उपलब्ध होता है ये बताना है, बहुत आसान है। विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, ये ऑप्शन है आपके, राज्यसभा में, लोकसभा में, और तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा में। तीसरा ऑप्शन क्या है, राज्य विधानसभा चुनाव में। बताओ, नोटा तो जब आप वोट डालने जाते हो मशीन पे तो आप लोगों को नोटा ऑप्शन दिखाई देता है, तो हम राज्यसभा में तो वोट डालने जाते नहीं है राज्यसभा के लिए। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध होता है। तो पहला ऑप्शन होता है राज्यसभा का, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का और तीसरा ऑप्शन है विधानसभा का। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। तो ऑप्शन ये वाला जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। और आगे बढ़ने से पहले राज्यसभा में हरियाणा से संबंधित अगर बात करें हम लोग तो कितने कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा में 5 हैं, लोकसभा में कितने हैं, 10 सीटें हैं जिसमें से 2 आरक्षित हैं, और विधानसभा की बात करेंगे तो कुल 90 हैं, उनमें से कितने आरक्षित हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ये कुछ सीटों भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे जब नोटा है, इलेक्शन से संबंधित बात आई है, इलेक्शन से संबंधित बात है तो हम लोग चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की भी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित या फिर हम यूं कहें कि जो आप लोगों का ग्राम सचिव पटवारी, केनाल पटवारी का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अनुच्छेद वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ही आप सब पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित अनुच्छेद आप लोग जरूर ध्यान रखें। बताइए मुझे कि चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है आपका 324। कौन सा, 324 में गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 से लेकर 329 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया, तो भाग 15 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हुई थी भाई चुनाव आयोग की स्थापना। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है सबको पता, 1950 क्या है चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर है चुनाव आयोग का 1950। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या पूछा हुआ है हमसे, हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र UN पे जो है, हरियाणा पुलिस के पेपर में बड़ी खास बात रही, सभी सेट में मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं, लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं सभी सेट की हम लोग बात करें तो पूछे गए थे UN पे। यूनाइटेड पे स्थापना कब हुई, भाषा कौन सी थी, गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ICJ का कहाँ पे है, महासभा से क्वेश्चन पूछा, सुरक्षा परिषद, ये सबसे क्वेश्चन पूछे थे। अब मतलब हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करें तो बार बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो हैं वो होते तो वैसे इंपॉर्टेंट ये सारे WTO, WHO ये, लेकिन इस पे बड़ा खास हो गया था क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे। बताओ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 23 जून को, दूसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 11 नवंबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन ए 23 जून हो जाएगा सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अब बताओ फटाफट से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से रिवाइज करते हैं सभी चीजों को, 1 मिनट का समय निकाल के। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के कितने
अंग हैं तो 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। छोटा सा लिखते हैं, सबसे पहले महासभा, सबसे पहले महासभा जिसे लघु संसद कहा जाता है। दूसरा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसे पुलिसमैन कहते हैं दुनिया का। तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथी क्या थी भाई, ट्रस्टीशिप, प्रन्यास परिषद जिसको बोला गया है। और पांचवा अपना क्या है, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा क्या है, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। छठा क्या है भाई, सचिवालय है आपका। अच्छा, अब इनके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इन 6 का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, केवल किसको छोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड की राजधानी द हैग में है। और राजधानी नहीं, नीदरलैंड के कहाँ पे है दोस्तों, हैग में है। राजधानी गलत बोल दिया, राजधानी तो एम्स्टर्डम है ना। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था ना, इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के इनके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में, केवल ICJ को छोड़ के। अच्छा, अब जो इनकी कामकाज की भाषा है वो मैंने बताई थी आपको, क्या, अंग्रेजी, और दूसरी क्या बताई थी, फ्रेंच। और फिर मैंने कहा था कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये पूछा था ना पेपर में, तो हमने 4 और याद करी थे। वो क्या नाम था, कार्स। क्या नाम था, कार। सी का मतलब चाइना या चाइनी, चीनी भाषा। ए का अरबियन, आर का रसियन और एस का स्पेनिश। ठीक है, ये 4 और भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त है। इन 2 में होता है कामकाज, इन 2 में क्या होता है, कामकाज होता है। चलो, ये हो गई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें, किससे जुड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई। तो जब पेपर में जब हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो अपन सबको रिपीट करते रहेंगे और उसका फायदा, मिसलेनियस क्वेश्चन और यहाँ से करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें बार बार होंगी तो माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है ना, माइंड में सेट हो जाएंगी। चलो अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन की उपाधि किसे प्राप्त हुई, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन की उपाधि, बार्थोलोम्यू डियाज पहला ऑप्शन, फेर्डिनांड दूसरा ऑप्शन, तीसरा अमेरिकी वेस्पुसी और चौथा ऑप्शन वास्को डी गामा। बताओ, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन किसे कहा गया है भाई, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन। तो आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भाई कब आया था, सब जानते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 17 मई 1498 को कहाँ पे पहुंचा था, तो ये पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। अभी कहाँ पे पहुंचा था, ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट 17 मई 1498 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है। लेकिन इस तरीके से एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन, तो ये हो सकता है कहीं ने इसको पहली बार सुना हो, तो याद रखेंगे ना अब नेक्स्ट टाइम के लिए। वास्को डी गामा कब आया था कालीकट, 17 मई 1498 को आया था। और ये सब जानते हैं पुर्तगाली था, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। गोवा से गए थे ना 1961 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लूँ आप लोगों से, आप लोगों को पता भारत में यूरोपियन कंपनी आई थी, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये सारी आई थी, इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों में, तो आप मुझे बताएं कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की बात करें, कोठी बोल देते थे, प्रथम फैक्ट्री बोल दो, कोठी, ये कहाँ पे इन्होंने स्थापित की थी भाई पुर्तगालियों से, बताओ कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन बहुत ऐसे कन्फ्यूजन वाले हैं, अगर मैं ऑप्शन में दे दूँ आप लोगों को, क्या कहूँ भाई, कोचीन कह दूँ। अगर कहूँ कोचीन में, कहाँ पे स्थापित करी थी, कोचीन में। दूसरा कह दें सूरत में, कहाँ पे दोस्तों, सूरत में। अच्छा, तीसरा कह दें आपको पुलिकट, कहाँ पे, पुलिकट। चौथा ऑप्शन कह दें मसूलीपट्टनम। तो यहाँ कहीं किसी न किसी ने फैक्ट्रियाँ लगाई थी, किसी ने फैक्ट्री यहाँ पे लगाई थी, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन। तो बिल्कुल आराम से शांत मन से इन चीज़ों को याद करना है और बताओ मुझे अपना आंसर कि कहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखो क्या पूछा हुआ है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा फूल गोभी, तीसरा गाजर, चौथा ऑप्शन है केला। बताओ विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गाजर। सबसे पहले तो मुझे बताओ विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन ए को किस साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल से जाना जाता है। इसकी कमी से होने वाला सबसे महत्वपूर्ण रोग, इसकी कमी से जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, रतौंधी। क्या दोस्तों, रतौंधी। अच्छा, जीरोपथैलेमिया, आप लोगों को हरियाणा पुलिस का पेपर तो याद ही होगा, इसमें पूछा था जीरोपथैलेमिया रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो जीरोपथैलेमिया रोग जो है विटामिन
ए की कमी से होता है। ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं ना, हम लोग इनका सबका करते जाएंगे, एक साथ आप देखोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, B1 का मैं आप लोगों को और बता दूं, B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया, बेरी रोग। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? थायमीन। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? थायमीन। और एक बी में ही आता है B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पूछते हैं ना कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके तो जो साइंटिफिक नेम है उसमें भी कोबाल्ट आता है, इसलिए साइनोकोबालमीन। क्या है? साइनोकोबालमीन। कोबाल्ट आता है, मतलब साइनोकोबालमीन इसका ये साइंटिफिक नेम है, जो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और नेक्स्ट देखो क्या पूछा है। दक्षिण एशिया मुक्त बाजार करार साफ्टा किस वर्ष में लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है वर्ष 2006, वर्ष 2002, वर्ष 2010 और 2004 में। दक्षिण एशिया मुक्त बाजार करार साफ्टा किस वर्ष में लागू हुआ? क्या होगा सही आंसर इसका? वर्ष 2006, 1 जुलाई 2006 को। भाई ऑप्शन जो अपना ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा? 2006, 1 जुलाई 2006 को। तो ये स्वतंत्र व्यापार समझौता जैसा लिखा गया साफ्टा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत, पाकिस्तान, ये जो क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई जो देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सभी देशों के बीच में मुफ्त आवाजाही में आने वाली जो भी बाधाएं थी, उन्हीं के लिए इसको जो है अंगीकृत किया गया था, ये समझौता हुआ था, यूं कह लीजिए वर्ष 2006 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? भाई नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1963 में, 1987 में, 1972 में या फिर 1985 में? कब हुआ था? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब इस पेपरों में जो क्वेश्चन है वो किससे पूछे गए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग कह लीजिए या फिर राज्य गठन से संबंधित क्वेश्चन। तो इनकी भी आप लोगों को एग्जैक्ट डेट जो है वो पता होनी चाहिए। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन होता है। कब होता है दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 को। तो अपना ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले किस राज्य का गठन होता है? भाषा के आधार पे देखें तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का। और महाराष्ट्र, गुजरात कब अलग हुए थे? तो ये 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य बने थे। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, किसकी? राज्य पुनर्गठन या राज्यों का गठन समझ लो, राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, क्या नाम था भाई? S.K. धर। S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। अच्छा, इसकी नियुक्ति कब की थी? अगर ये पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? जून 1948 में। अच्छा, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश कर दी थी, दिसंबर 1948 में। और उसके बाद कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने ना एक दिसंबर 1948 में S.K. धर के जो इन्होंने सिफारिशें की थी उनके लिए JVP समिति का गठन किया था। भाई किसका गठन किया था? JVP, नेहरू, पटेल और सीतारमैया के जो ये थे JVP में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को कहा गया था JVP समिति। तो JVP समिति का गठन किया था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने और S.K. धर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए, JVP समिति। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम की, जो दो अधिनियम है ये किस वर्ष भाई हुआ था? तो अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। कब की बात है? जुलाई 1956 में इसे पास किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ था दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। पूछे कब हुआ था तो क्या कहोगे? जुलाई 1956 में। किससे संबंधित है? तो राज्य गठन या पुनर्गठन से संबंधित है। तो राज्य पुनर्गठन जुलाई 1956 तो और 7वां जुलाई महीने में हुआ था। जुलाई महीना भी 7वां आता है। और संविधान का संशोधन भी कौन सा था? तो 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। तो इसके तहत कितने राज्य का गठन हुआ था? तो 14 राज्यों का गठन हुआ था। कितने राज्यों का? 14 राज्य और 6 यूटी। 14 राज्य और 6 यूटी का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट राज्य सभी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या पूछा है। उसके बाद है साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? ये कल भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सारी सूचियां शामिल है। अवशिष्ट शक्तियां,
संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? अनुसूची संख्या 7, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची संख्या 7, जिसमें क्या कहा गया है? शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। कुछ विषय ऐसे, कुछ सूचियां बनाई गई थी, कुछ विषय ऐसे जो राज्य सूची में शामिल किए गए जिन पे क्या होगा? राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा। कुछ विषय ऐसे जो संघ सूची या केंद्र सूची में शामिल किए गए थे, कुछ ऐसे जो समवर्ती में थे और जो कुछ बच गए थे वो अवशिष्ट शक्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ साइबर कानून, साइबर कानून ये किस विषय के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे रक्षा संबंधी मामले हो गए हैं तो इन पे कानून कौन बनाएगा भाई? संघ, केंद्र सरकार इन पे कानून बनाएगा। अच्छा, संघ हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रकार की कोई संधि करनी है, इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संधि, कोई गठबंधन की बात होगी, किसी प्रकार के कोई विदेशी मामले होंगे, किसी प्रकार के कोई विदेशी मामले होंगे तो किसमें शामिल होंगे? संघ सूची में इनको शामिल किया गया है। अच्छा, दूसरा राज्य सूची की बात करते हैं। उसके बाद राज्य सूची आता है। जैसे राज्य में सबसे पहले कल पूछा था ना कि पुलिस जो है किस विषय में आता है, तो ये राज्य सूची का एक विषय है। स्थानीय स्वशासन, पंचायतों से संबंधित बात आ गई है तो स्थानीय स्वशासन भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन ये लिखना जरूरी है क्योंकि तैयारी कर रहे हो ग्राम सचिव पटवारी की और पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन किस में आता है, तो ये राज्य सूची का एक विषय है। ये इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, अब संघ सूची हो गए, ये दोनों हो गए। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में शामिल किए गए जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। और इसके लिए मैंने बहुत एक अच्छा विषय बताया जिससे आप लोग याद कर सको, शिक्षा। क्या था? एजुकेशन। तो शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में। अब वो विषय जो ना तो संघ सूची में हो, ना केंद्र सूची इसमें आते हो राज्य में, और ना ही आते हो समवर्ती सूची में, इन तीनों में जो नहीं आते हैं वो अवशिष्ट हैं। वो क्या है भाई? जो इनमें शामिल नहीं किए गए उन पे कानून बनाने का अधिकार किसे? भारतीय संसद को है। अब जब ये सब चीज़ें तैयार की गई थी उस समय इंटरनेट नहीं था, तो कुछ ऐसे विषय छोड़ दिए गए थे कि जो इन फ्यूचर आएंगे तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट शक्तियों को है। इंटरनेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इंटरनेट लिख देते हैं। और इसी से संबंधित क्या आ गया आपका? साइबर कानून लिख देते हैं। साइबर कानून। तो ये अब विषय है किसका दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियों में। इसमें गिना जाएगा भाई अवशिष्ट। तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप आप ये चीज़ें समझे। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जिसमें हुआ शक्तियों का बंटवारा, कुछ विषय ऐसे जिन पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, जैसे रक्षा हो गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले हो गए हैं, कोई विदेशी संधि हो गई है तो संघ सूची में शामिल। कुछ विषय ऐसे जैसे पुलिस है, स्थानीय स्वशासन है, जिन पे राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार, तो ये शामिल कर दिए गए हैं राज्य सूची में। अच्छा, कुछ विषय ऐसे जिन पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, जिसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं शिक्षा। क्या शामिल कर लेते हैं? शिक्षा हो गया है। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, तो ये समवर्ती सूची में, किसमें है दोस्तों? समवर्ती सूची में शामिल है। अब जो बच गए हैं, जो इन तीनों में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। जब ये सब चीज़ें तैयार थी तो क्या ऐसा सोचा गया था कि इंटरनेट होगा, है ना, या फिर साइबर कानून जैसा भी कोई अपराध होगा, साइबर क्राइम जिसको बोल दिया है, तो ये फिर किस में रखे गए थे? अवशिष्ट शक्तियों में रखे गए थे, जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल किसे दे दिया गया था? भारतीय संसद को। ठीक है, अब बताओ ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आगे बढ़े, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखो क्या पूछा है आपसे यहाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत रक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इन चारों ऑप्शन से एक चीज क्लियर समझ गए होंगे कि ये चारों के चारों जो अनुच्छेद हैं ये मौलिक अधिकारों वाले जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं उनमें आते हैं। किसमें? मौलिक अधिकारों में। और वैसे तो आप क्वेश्चन से ही समझ गए हैं जिसमें आपसे पूछा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या पूछा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समता या समानता का मौलिक अधिकार, जिसमें कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं? 14 से लेके 18 तक, समता और समानता। और दूसरा पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं मौलिक अधिकार में? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ आते हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। और ये पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत 19, 20 और 21 में से आपको बताना है। अनुच्छेद 19 में क्या है कि इसमें 7 तरह की जो है अलग अलग तरह की बोलने की स्वतंत्रता हो गई है। जैसे 19 में अलग अलग तरह की स्वतंत्रता से संबंधित था। जैसे 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन था। 20 और 21, देखो दोस्तों सही आंसर तो हो गया इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 21। क्या हो गया? अनुच्छेद 21। इसमें क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन 21 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है। अनुच्छेद 20 जो है इसका मतलब क्या था? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 19 मैंने आपको बता ही दिया है किसमें अलग अलग तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 6 तरह के बताई गई हैं अधिकार जो जिसमें शामिल है। बोलने की स्वतंत्रता हो गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई है, देश के भीतर क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हो गई है। तो ये सारे के सारे 19 में आते हैं। ये किस में आते हैं? अनुच्छेद 19 में आते हैं। तो मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, काला आजार रोग किसके द्वारा होता है? काला आजार रोग किसके द्वारा होता है? और इस टॉपिक को करने के लिए आप लोगों ने जो डिजीज होती हैं, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। किससे होने वाली? प्रोटोजोआ से होने वाली। असल में क्यों कहूँ कि प्रोटोजोआ, आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ भी कहें, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया भी कहें, वायरस भी कहें। तो काला आजार जो रोग है ये प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा होता है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको बताया। अब ये बहुत डीपली क्वेश्चन हो गया कि उस परजीवी का नाम पूछ लिया है। एनाफ्लीज, एलिफेंटाइसिस, लेशमेनिया या फिर मलेरिया। खैर एक ही बहुत आसान सा, लेकिन आसान सा तभी जब आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया है। तो लेशमेनिया डोनावली जो है एक परजीवी है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, डोनावली। तो ऑप्शन सी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लेशमेनिया डोनावली। और जो काला आजार है इससे प्रभावित अंग अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे भाई? बोन मैरो। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बोन मैरो इससे प्रभावित होता है। और इसमें होता क्या है? और इसका अगर आपसे वाहक पूछेगा तो मक्खी इसका वाहक है भाई, मक्खी वाहक है। और इस केस में तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है। तो काला आजार से प्रभावित अंग बता दिया है, वाहक बता दिया है, और फैलाने वाला परजीवी प्रोटोजोआ हो गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पहला ऑप्शन MG रानाडे, दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन देशबंधु चित्तरंजन दास। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन 3। तो गोपाल कृष्ण गोखले हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? जो पहले ऑप्शन भी देंगे MG रानाडे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रानाडे थे। और महात्मा गांधी के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? SC बोस के देशबंधु चित्तरंजन दास। SC बोस के राजनीतिक गुरु अगर पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? देशबंधु चित्तरंजन दास। चलो हो गए हैं आप लोगों को यहाँ से सारे याद। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद सूर्य जो है एक गैस का गोला है सूर्य, और इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछी है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 71%, 26.5% और 2.5%। तो ये तो सबसे आसान हो गया है, 71%, 26.5 और 2.5। ये तीनों जो प्रतिशत आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों की तीनों कुछ ना कुछ परसेंटेज में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो सूरज के अंदर होती हैं। 71% सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? हाइड्रोजन हो गया है, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उसके बाद 26.5% क्या हो गया भाई? हीलियम। हीलियम की प्रतिशत मात्रा सूर्य के अंदर कितनी होती है? 26.5। और अदर गैसेज, अन्य तत्व जो आपसे पूछें अदर में, तो अन्य तत्व 2.5% के साथ होते हैं। अच्छा, आपने हेंसबैथ के नियम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हेंसबैथ का नियम ये क्या कहता है भाई? हेंसबैथ का नियम ये कहता है कि 10⁴ डिग्री सेल्सियस जो सूर्य का ताप होता है, सूर्य का तापमान 10⁴ डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? केंद्र पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन का कहाँ पे होता है ऐसा? केंद्र पे, सूर्य के केंद्र पे 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं।
इसे क्या कहते हैं? जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, और इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर पेपर में पूछे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। केंद्र पे 10⁷ डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, हैंस पैथ ने ऐसा कहा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का कौन सा पर्वत विश्व के सबसे पुराने वल्लित पर्वतों में गिना जाता है? भारत का कौन सा पर्वत विश्व के सबसे पुराने वल्लित पर्वतों में गिना जाता है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता कि अरावली वल्लित पर्वत कौन से होते तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो भारत का सबसे पुराने वल्लित पर्वतों में गिना जाता है अरावली का पर्वत। कौन सा? अरावली का पर्वत। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। और भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भी? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की गुरु शिखर। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 1722 मीटर। जो आप लोग एक ऑप्शन में देख रहे हैं अपना हिमालय, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सारे वल्लित पर्वतों में गिने जाते हैं। ये भी किस में गिने जाते हैं? आपके वल्लित पर्वतों में गिने जाते हैं भाई। ठीक है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल, ये राजमहल की पहाड़ियाँ सारे के सारे रेजिडुअल होते हैं। ये कौन से होते हैं? अपशिष्ट। कौन से? अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ। अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में इनको गिना जाता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या पूछा है आपसे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पे? अर्जेंटीना में। कहाँ पे पूछा है दोस्तों? अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से? प्रेरी है, पंपास, वेल्ड और स्टेपी। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान या भूमि के नाम हैं। कहाँ किसको जाना जाता है, बस ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले प्रेरी, सबसे पहला ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं प्रेरी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है पंपास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में किस नाम से? वेल्ड के नाम से जाना जाता है। एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, इनमें किस क्या कहा जाता है? स्टेपी। एशिया में किस नाम से? स्टेपी के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सवाना जो आपको पता है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान को क्या कहते हैं भाई? सवाना, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है ना। इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आप लोगों ने डिस्कवरी पे भी देखा होगा, सुना भी होगा। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना अफ्रीका में। ठीक है ना। कंपोज ब्राजील में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ये बहुत आसान है। असल में तो भारत के सबसे ज़्यादा जो सीमा भारत शेयर करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसके साथ शेयर करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। और यहाँ पूछा है कौन सा राज्य नहीं करता है, तो उन राज्यों के सबके नाम आपको पता हो जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और वो एक छोटी सी ट्रिक, छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, AM, TM और बंगाल। AM, TM और बंगाल ये वो आपके राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से बताए हैं? AM, TM और बंगाल। AM, TM और बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। अगर आपको ये पता है, A से मतलब होता है असम, M से मतलब होता है मेघालय, T से मतलब होता है त्रिपुरा, T से क्या होता है? त्रिपुरा। M से मतलब होता है मिजोरम। दोनों M आ गए लेकिन मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। और बंगाल से तो पश्चिम बंगाल आ गया। अब बचा क्या? सिक्किम। वैसे तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही आसान था, वैसे तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही आसान था, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम की सीमा किन किन के साथ लगती है भाई? सिक्किम की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, आपको पता। सिक्किम की सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम। और तीसरा जो है देश वो है चीन। तो आपको पता इस तरीके से जब भारत है यहाँ, तो ये इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे अपना सिक्किम होता है। तो ये नेपाल है, इसके साथ भी सीमा साझा करता है। ऊपर चीन रह गया है, भूटान रह गया है, तो इनके साथ जो है सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। 3 मतलब देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सिक्किम के लगते हैं।
नेपाल, भूटान और चीन। और एम, टीम और बंगाल हैं जो 4096.7 किलोमीटर सीमा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर वीडियो कंटेंट अवेलेबल है और आपको लगे कि क्लास आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? कई बार पूछ लिया भाई लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 19 हैं, 247 हैं, 36 हैं या इनमें से कोई नहीं है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 हैं भाई। ऑप्शन जो है अपना सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप स्थित हैं? तो 36 हैं, 36 द्वीप स्थित हैं। और अगर आपसे पूछें जैसे 247 और 19 भी ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप लोगों ने सुना, तो इसमें करीबन 247 छोटे छोटे द्वीप हैं और निकोबार में पूछे तो 19 द्वीप हैं। निकोबार में कुल कितने द्वीप स्थित है? तो 19 द्वीप निकोबार में स्थित हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ से ऊपर पूछा, उसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि टाइमली आप लोगों के पास क्लास का अपडेट शेड्यूल जो है वो आता रहे। और मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।